सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है सेमी एम्पिरिकल मास इक्वेशन। तो सेमी एम्पिरिकल का मतलब ये एक ऐसा इक्वेशन है जो आधा समझ लो थ्योरी पे बेस्ड है और आधा जो है एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है। तो ये जो है वो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बताता है मुख्य रूप से, और इसको बेथ एंड विजेस्कर ने दिया था। इस फार्मूला का यूज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के आधार पर एटॉमिक न्यूक्लियस का अप्रॉक्सीमेट मास ज्ञात करने हेतु किया जाता है। मतलब कोई भी न्यूक्लियस का कोई मास होगा, है ना, उसको ज्ञात करने के लिए। तो ये थ्योरी और एक्सपेरिमेंट के आधार पे ही बेस है, बता चुका हूँ। यह फार्मूला लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे आधारित है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे आधारित है मतलब लिक्विड ड्रॉप मॉडल में हमने जो डिपेंडेंसी फैक्टर देखा था, बस ये उसी पे आधारित है। इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे आपके सामने प्रदर्शित है, आप ये देख सकते हो कुछ इस तरह से, है ना। ठीक है। तो ये जो है फार्मूला आप यहाँ पे देखो, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू A1 कैपिटल A माइनस A2 कैपिटल A2/3 माइनस A3 जेड ब्रैकेट में जेड माइनस वन बाई ए का स्क्वायर में आपका का घात में 1/3 माइनस A4 ब्रैकेट में A माइनस 2Z स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन A प्लस माइनस A5 अपॉन A3/4। तो यहाँ पे जो ए जो टर्म दिख रहा है कैपिटल ए, वो है आपका मास नंबर, किसी भी न्यूक्लियस का या एटॉमिक का मास नंबर। ठीक है। और जेड जो है, जेड आपका बताता है आपका एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर जैसे सोडियम के लिए क्या होता है, 11 होता है। उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, 11 होगी। मतलब ये कहा जा सकता है ये प्रोटॉन की संख्या है। और न्यूट्रॉन की संख्या को हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, एन से। तो यहाँ पे एन का कोई टर्म नहीं है, तो परेशान होने की बात भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे A1 A2 A3 सभी टर्म में आपको A4 A5 जैसी चीज़ें दिख रही है। ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, हालांकि इसका डेरिवेशन भी है, हम आगे देखेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होता है निम्न फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन सा फैक्टर है भाई, वॉल्यूम फैक्टर, सरफेस फैक्टर, कोलॉम्ब एनर्जी, है ना, एसिमेट्रिक फैक्टर, पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग फैक्टर। इनके बारे में हम देखते हैं। ये जो 5 टर्म है ये यहाँ के 5 जो भाग है उसी को दिखाते हैं, है ना। पहला भाग आपका वॉल्यूम के लिए है, दूसरा भाग क्या है, सरफेस के लिए, तीसरा कोलम्ब के लिए, चौथा एसिमेट्रिक की, और पांचवा पेयरिंग। तो सबको सेपरेट सेपरेट स्टडी करते हैं और लास्ट में फॉर्मूला जो है हम अपन बना लेंगे। जो फॉर्मूला का पहला टर्म है वॉल्यूम एनर्जी या फिर वॉल्यूम टर्म, वो क्या होता है, देखो कोई भी न्यूक्लियस क्या है, छोटा है। मान के चलो उसका मास 10 है, तो वो छोटा होगा। अगर उसी का मास क्या हो जाएगा 30, मतलब कोई दूसरा मोलिक्यूलर न्यूक्लियस होगा, एटॉमिक न्यूक्लियस होगा, तो वो 30 क्या होगा, 30 जो है 10 से बड़ा है। और साइज भी 30 वाले का क्या होगा, 10 वाले से बड़ा होगा। तो कह सकते हो कि किसी भी न्यूक्लियस का वॉल्यूम उसके मास के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह लगाओ, हटाओगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू A1 कैपिटल A1 यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। ये हो गया इक्वेशन 1, जो यहाँ पे आपका ये आपका पहला टर्म जो है यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। ठीक है। इसी टाइप से सेकेंड टर्म जो है उसको देखते हैं। वो आपका आएगा सरफेस वाले टर्म से, है ना। तो सरफेस वाले टर्म को देख लेते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस का जो सरफेस है ना, वो कैसा होता है। न्यूक्लियस के सरफेस में भी क्या होंगे, न्यूक्लियॉन्स होंगे, और सेंटर में भी न्यूक्लियॉन्स होंगे। यहाँ पे आपको सरफेस के
जो न्यूक्लियॉन्स होंगे, अगर उसकी उसके अट्रैक्शन फोर्स और केंद्र में जो पार्टिकल होंगे उसमें अट्रैक्शन फोर्स की स्टडी करें, तो यहाँ पे आपको ये स्पष्ट होगा कि बाहर जो है वो वाला क्या कर रहा है, अंदर की ओर खींचना चाह रहा है, लेकिन जो अंदर में है वो चारों ओर से एक दूसरे पार्टिकल से घिरा हुआ है। मतलब वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, जबकि जो बाहरी परत है उसका, जो बाहरी परत जो पार्टिकल बना रहे हैं उसमें अट्रैक्शन एनर्जी कम होगी, क्योंकि उसके बाहर में कोई दूसरा यहाँ पे पार्टिकल नहीं है जो उसको खींचे। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो बाहरी वाला जो पार्टिकल है वो बाइंडिंग एनर्जी को कम करेगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो ये क्या कहलाता है, सरफेस एनर्जी कहलाता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, सरफेस एनर्जी कहलाता है, जो कि न्यूक्लियस के सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, या फिर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 4πr²। 4πr² क्या है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया। अब यहाँ पे 4π तो ठीक है, r की जगह पे हम यहाँ पे लिख दे हैं r0a का घात में 1/3। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये यहाँ से आया है, इस वाले टर्म पे ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम जो होता है मास पे डिपेंड करता है, इससे पहले हम पढ़े थे। अब वॉल्यूम क्या होगा, 4πr का क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या होता है, 4πr का क्यूब होता है, जो मास पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे स्मॉल आर को आप कैपिटल आर भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आर जो है वो क्या है, त्रिज्या है। तो यहाँ पे 4πr का क्यूब, कैपिटल आर का क्यूब, समानुपाती चिन्ह लगा दिए और यहाँ पे हो गया ए। ठीक है, अब यहाँ पे r की वैल्यू निकालेंगे, चूंकि समानुपाती चिन्ह है तो मतलब ये 4π जो है ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो ये समानुपाती चिन्ह के साथ में ही लग जाता है। तो r क्यूब को हटाओगे तो क्या हो जाएगा, a में 1/3 का घात लग जाएगा। ठीक है, और जब हम इसका इक्वल करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लग जाता है जो कि r0 है। तो यही वैल्यू हम यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिए हैं। चूंकि दोनों का ये होल स्क्वायर है, दोनों में क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि ये क्या करता है, सरफेस एनर्जी क्या करता है, सरफेस एनर्जी बॉन्डिंग एनर्जी के अगेंस्ट काम करता है। ठीक है, सरफेस एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के अगेंस्ट काम करता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम माइनस साइन लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। और जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जैसे ये वाला पूरा टर्म, हम उसको क्या कर देते हैं, A2 कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी का मान आ गया क्या, -A2 A2/3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई परेशानी नहीं है। ये दूसरा टर्म भी हमारा ऊपर वाले फॉर्मूला को लिखे हो गया आप, तो वहाँ से मैच करा सकते हो। ये सेकेंड जो है आपका हमारा टर्म जो है आ गया है। ठीक है, थर्ड जो है कॉलम एनर्जी। कॉलम एनर्जी क्या है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है। दोनों के बीच में अगर समान संख्या है, दोनों समान संख्या है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैसे काम करेगा, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से दिखाता हूँ। ये देखिए, जो रेड रेड है वो क्या है, प्रोटॉन है, जो ब्लू ब्लू है वो क्या है, न्यूट्रॉन है। पहले के जो, क्या बोलना चाहिए, पहले का जो दो ये जो सिस्टम है ये एक एटम का है, और ये जो सिस्टम है वो एक एटम के न्यूक्लियस का है। ठीक है, अब आपको देखना होगा यहाँ पे 1 2 3 4 दूनी 8, 8 8 क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ पे कितना है, 6 है, और यहाँ पे कितना है, 10 है। तो 6 और 10 है, मतलब ये बराबर नहीं है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे आ जाती है एसिमेट्रिसिटी। ठीक है, एसिमेट्रिसिटी यहाँ पे कोलम्बिक, तो खैर चलिए मैं उस अगला वाला टर्म को समझा दे रहा था, है ना। कोलम्ब इफेक्ट क्या होता है, देखो एक प्रोटॉन जो होगा अपने पेयर में, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, एक प्रोटॉन है और ये जो है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये एक प्रोटॉन है, ये एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच में ये पेयर बन गया। इसी तरह से एक प्रोटॉन यहाँ भी है, एक प्रोटॉन यहाँ भी है, इनके बीच में पेयर। ये दोनों एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, बढ़िया आकर्षण बल है, लेकिन इनके और इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब अपने सहयोगी को छोड़कर बाकी जितने भी प्रोटॉन होंगे
उनके साथ में ये एक जो पहला प्रोटॉन है वो क्या दिखाएगा, प्रतिकर्षण की भावना दिखाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षण की भावना दिखाएगा, मतलब ये प्रोटॉन इसको और इसको क्या करेगा, रिपल करेगा एक प्रोटॉन को छोड़ के, क्योंकि इसके साथ तो ये क्या है, बंधा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, रिपल्सन की वजह से बाइंडिंग एनर्जी का मान कम हो गया है ना। देखो बंधने वाली ऊर्जा बांध के रखता है, यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, बाइंडिंग एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कोलम्बिक एनर्जी को निकालते हैं हम, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव है ना, कुछ इस तरह से। -A3 माइनस क्यों लगा है, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे A3 के साथ में क्या है, Z और Z-1। Z क्या हो गया, प्रोटॉन का नंबर, और Z-1 क्या बता रहा है, एक प्रोटॉन को छोड़कर, मतलब प्रोटॉन की संख्या अगर 11 है तो यहाँ पे Z-1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोटॉन को तो वो रिपल नहीं कर रहा है क्योंकि वो खुद उसके साथ बंधा हुआ है। ठीक है, उसका स्पिन क्या है, अपोजिट है, स्पिन अपोजिट होने की वजह से वो पेयर बनाए हैं। ठीक है, दो प्रोटॉन आपस में पेयर बना के रह रहे हैं एक सेल में, एक ऑर्बिटल में, समझ लो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया। और इसको क्लियर करने के लिए कैसे हम इसका डेरिवेशन कर सकते हैं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी पार्टिकल का, चूंकि इससे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन में, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इस तरह से 3/5 1/4πε Q² r। यहाँ पे Q यहाँ पे क्या बताता है, आपका जो नंबर है प्रोटॉन का जो नंबर है उसको हम उसके ऊपर जो चार्ज है उसको ZE से शो करते हैं। तो जितना प्रोटॉन होगा उसका चार्ज, तो यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ प्रोटॉन के लिए ZE हम रख दिए, दूसरा में क्या था, ZE माइनस Z-1E, है ना। अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10। अब चूंकि दोनों में चार्ज डालना है तो दोनों में क्या डालेंगे हम, EE। ठीक है, ये वैल्यू हम Q² की जगह पे फिट कर देते हैं। ठीक है, Q² मतलब Q का डबल, Q का डबल, तो हम यहाँ पे Z की वैल्यू दो जगह हम लिए हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है इसको सॉल्व करने की। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं इसको सिंपल सा सॉल्व। यहाँ पे आप जो है 5 का गुणा 4 के साथ करोगे तो 20 आ जाएगा, 3 का गुणा 1 के साथ में तो 3 ही आ जाएगा, पाई एप्सिलॉन है ही। अब E और E क्या हो जाएगा, E का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और R0 है तो फिर R0, नीचे में देखो A था उसके जगह पे R0, A 1/3 हमने लिखा है ना। यहाँ पे क्या था, R था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, R था, R की जगह में पहले ही हम देख चुके हैं, वहाँ पे R0 A/3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हैं उस सारे कांस्टेंट टर्म को हम क्या कर देते हैं एक साथ, A, यहाँ पे आप A3 लिख लेना। ठीक है, मैं केवल A लिखा हूँ, आपको यहाँ पे लिखना है A3, क्योंकि यहाँ पे A3 क्या है, दो कांस्टेंट पहले लगा चुके हैं A के नाम से ही। ठीक है, और चूंकि ये भी रिपल्सिव फोर्स है, माइनस साइन यहाँ भी होगा तो माइनस साइन यहाँ भी है, और ये फॉर्मूला जो है चौथा आपका, सॉरी तीसरा जो है इक्वेशन हो गया, ये फॉर्मूला में फिट हो जाएगा। ठीक है, चौथा जो है एसिमेट्रिक एनर्जी। तो एसिमेट्रिक एनर्जी के लिए मैं डायग्राम ही दिखा रहा था आपको, यहाँ पे अगर सेम संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, सेम संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहाँ पे सिमेट्रिक होगा। अगर डिफरेंट संख्या में प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर मौजूद हैं तो वो क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। इसकी एनर्जी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए कोई खास वो नहीं है, सम संख्या विषम संख्या हमको देखना पड़ता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ जो लिखा है उसको सुधार सकते हो आप, ये लिख सकते हो, समान संख्या में अगर जेड की वैल्यू एन के बराबर होगी, मतलब जेड बराबर क्या होगा, एन होगा, तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और जेड बराबर एन यदि नहीं होगा तो वो क्या होगा, एसिमेट्रिक होगा। इसके लिए वैल्यू का मान क्या आ जाएगा, अब जेड में एन, जेड और एन को दोनों को गुणा करोगे तो वो ए के बराबर ही होगा। देखो यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे ए क्या हो गया, एटॉमिक मास। अब यहाँ पे 2z क्या हो गया, 2z मतलब z और z। अब z बराबर n है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या भी z के बराबर है, इन दोनों को जोड़ोगे
प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, ये मास के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, मास और ये जेड और जेड में क्या अंतर रह गया, कोई अंतर नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या मान के चलो, मास यहाँ पे क्या है 22 है। ठीक है, मास यहाँ पे क्या है 22 है, और जेड का मान क्या है यहाँ पे 11 है, और एन का मान क्या है 11 है। प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन 11 है, दोनों को जोड़ोगे तो 22 ही आने वाला है। तो 22 में 22 घटा दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं आएगा, जीरो होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो, पूरा टर्म ही क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पे कांस्टेंट जो टर्म है, ये एसिमेट्रिसिटी भी क्या करता है, बाइंडिंग एनर्जी को कम करता है, इसलिए इसका इसका वैल्यू भी हम यहाँ पे माइनस साइन लगाए हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है पेयरिंग एनर्जी। ऐसे न्यूक्लियस जिसमें सम संख्या में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जबकि विषम संख्या वाले जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला जो परमाणु का नाभिक होता है वो अनस्टेबल होता है या फिर कम स्टेबल होता है। अतः बाइंडिंग एनर्जी पे इवन इवन, ऑड इवन या और ऑड ऑड का भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास ये सूत्र है जो कि एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव्ड है। ठीक है, ये फॉर्मूला को हम क्या करते हैं, इस EP की वैल्यू को, EA की वैल्यू को, और यहाँ पे कौन कौन सा चीज टर्म था, यहाँ पे एसिमेट्रिक हो गया, EC कूलम्ब की एनर्जी को, और उसके पहले आ गया आपका SE सरफेस एनर्जी को, और वॉल्यूम, इन सबको जब उठा के हम यहाँ पे पांचों यहाँ पे टर्म में लिख देते हैं तो हमको जो है बाइंडिंग एनर्जी का टोटल वैल्यू मिल जाता है। और यही जो इक्वेशन है, यही जो इक्वेशन है, यही आपका कहलाता है सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। मतलब इस फार्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर हम किसी भी न्यूक्लियस का मास अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सेमी एम्पिरिकल मास इक्वेशन भी कहा जाता है, या सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला भी कहा जाता है, जिसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, बेथ एंड वाइस्कर। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और ये जो फार्मूला है याद रखना, लिक्विड ड्रॉप मॉडल पे आधारित है। ठीक है, तो आगे इसका एप्लीकेशन दिया है, तो एप्लीकेशन में आप जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल में मैं ये जो चारों पांचों टर्म को एक्सप्लेन किया हूँ, आप वहाँ पे इस सारे टर्म को डाल के उसका एप्लीकेशन बता सकते हो कि वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ता है इस इक्वेशन का, सरफेस का क्या प्रभाव पड़ता है, कॉलम पे क्या प्रभाव पड़ता है, एसिमेट्रिसिटी पे पर क्या प्रभाव पड़ता है, और पेयरिंग एनर्जी को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा वही इसका एप्लीकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो और अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।